इसमें कमेंट ऑन ही कर रखना जब कुछ क्वेश्चन पेपर बताएंगे ना तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी क्वेश्चन पेपर आपको हम थोड़ा सा देख लेंगे किस तरीके से हमारे मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी पिछली वाली बात आपको बता दें, क्योंकि पिछली वाली बात थोड़ी सी छूट गई थी कि वित्तीय आपातकाल का, यानी जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो आप याद रखना कुछ फैक्ट आपको बता दें। हमारे यहाँ आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यानी कुछ बेसिक बातें कुल फैक्ट पीटी के लिए केवल बता दें कि जैसे कि आपातकाल के बारे में कुछ और जो बाकी बच गई थी इमरजेंसी के बारे में। पहला, हमारे यहाँ 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संविधान संशोधन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डबल इमरजेंसी, दोहरा आपातकाल लगाने की बात आई थी। इसका मतलब है कि हम डबल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये हुआ था 38th अमेंडमेंट से, इंदिरा गांधी लाई थी 1975 में। और आप जानते हो कि इंदिरा गांधी इसलिए ये अमेंडमेंट लाई थी, इसलिए बच्चों 75 में जब उन्होंने एक आपातकाल लगाया तो एक आपातकाल पहले चल रहा था। अब आप पूछोगे कि यानी 358 के बेस पे आपातकाल पहले चल रहा था तो फिर डबल इमरजेंसी की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि बच्चों फिर आपको याद दिला दें, एक इमरजेंसी लगी थी तो आर्टिकल 358 से लगी थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी को डबल इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, इसका एग्जाम्पल आपको बता दें। क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार ने जो पहली इमरजेंसी लगा रखी थी दैट वाज इन 1971। वो 1971 में था, वो था वाह्य आक्रमण के आधार पर, दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एग्रेशन। जो एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर होगा आपातकाल, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था ये 352 का था, तो 352 का इम्पैक्ट आता है 358। और आपको याद दिला दूं कि 358 जब लगता है तो आर्टिकल 19 दैट इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ये निलंबित हो जाता है, दैट इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब है कि जैसे 358 में प्रोक्लेमेशन हुआ, जैसे राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आर्टिकल 19 निलंबित तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए ऑटोमेटिक का मतलब है जैसे उसका वॉशिंग मशीन आती है, अगर आपने ऑन कर दिया तो चलती ही जाएगी, कपड़े धो देगी। ऑटोमेटिक का मतलब उसके लिए अलग से कोई प्रोविज़न नहीं करने की जरूरत थी। अब सवाल है कि 19 तो सस्पेंड हो गया, इंदिरा गांधी चाहती थी कि 19 के अलावा बाकी फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड करें, क्योंकि 21 सस्पेंड करना चाहती थी, वो बाकी 20 सस्पेंड करना चाहती थी। इसलिए उनको डबल इमरजेंसी जरूरत इसलिए पड़ गई, 38th अमेंडमेंट इससे लाया गया। 38th अमेंडमेंट से डबल इमरजेंसी की बात की गई और ये भी कहा गया कि आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। लेकिन डबल इमरजेंसी की बात क्यों आई? क्योंकि 1975 में पहली बार इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, आंतरिक अशांति के आधार पर पहली बार इमरजेंसी लाई गई। आंतरिक अशांति के आधार पर पहली बार इमरजेंसी 75 में लाई गई, जून 75। और जून से जब आंतरिक अशांति के आधार पर होगा तो आप जानते हो उसका इम्पैक्ट अगर 359, युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर होगा इसका इम्पैक्ट होगा 358।
और आंतरिक अशांति के आधार पर जो इमरजेंसी लगेगी तो फिर उसमें मूल अधिकारों का क्रियान्वयन रोक दिया जाएगा। द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी सस्पेंडेड। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी सस्पेंडेड, इसका मतलब है कि मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित हो जाएगा। The enforcement of fundamental rights shall be suspended. इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी सस्पेंडेड का मतलब है कि आपके पास न तो आर्टिकल 32 रहेगा ना आर्टिकल 226 रहेगा। तो आप कहोगे किन किन अधिकारों को सस्पेंड किया जाएगा, तो आप याद रखो आप किसी भी राइट के लिए 32 226 का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि जो भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा, अब आप कहोगे सर आर्टिकल 359 का यूज होगा तो कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए, आर्टिकल 358 में तो 19 हो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन उसके लिए अलग से प्रोक्लेमेशन जरूरत नहीं है। लेकिन आंतरिक शांति में किन फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट रोका जाएगा उसके लिए अलग से इन्फोर्समेंट होगा, और प्रेसिडेंट किसी फंडामेंटल राइट को रोक सकता है। इसलिए आप देखोगे बच्चों, इसीलिए इसका बड़ा मिसयूज हुआ था और सारे फंडामेंटल राइट रोक दिए गए थे उस समय, जो आज की डेट में संभव नहीं है। लेकिन ऐसा दोहरा आपातकाल कर दिया था इंदिरा गांधी ने। अगर इसका मतलब है कि एक आपातकाल होता है, वन इमरजेंसी होती तो क्या होता, फिर बाकी अधिकार सीमित न किए जा पाते, क्योंकि वो सारे अधिकार को सीमित करना चाहती थी। लेकिन आप जानते हो उसके खिलाफ इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इमरजेंसी के बाद, इंदिरा गांधी के बाद क्या हुआ कि 44th अमेंडमेंट आ गया, जनता पार्टी आई, जनता पार्टी इंदिरा गांधी को हरा दिया। तो इसलिए आप देखोगे आने वाले समय में इमरजेंसी का मिसयूज क्यों नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का टफ बना दिया कि जनता पार्टी ने तमाम संशोधन कर दिए। और इतना ही नहीं, आप देखोगे पॉलिटिकल इसका नुकसान कितना हुआ। आज भी राहुल भैया को इस बात का जवाब देना पड़ता है कि किस तरीके से आपकी दादी ने इमरजेंसी का मिसयूज कर दिया था। इसी कोई भी पार्टी ऐसा फिर से दोहराना नहीं चाहती। लेकिन आज कंडीशन क्या है, बाद में 44th अमेंडमेंट से क्या हो गया आप देखोगे। 44th अमेंडमेंट से हुआ कि जनता पार्टी सरकार ने क्या किया, जनता पार्टी सरकार ने 44th अमेंडमेंट से क्या किया, 44वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान कर दिया कि आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। इमरजेंसी शैल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब है आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन होगा, कोई भी मनमानी नहीं हो सकता। आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन होगा, जो 38 से रोक दिया गया था। 44 से कहा गया कि इमरजेंसी इज ए सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन होगा, 38 से इंदिरा गांधी ने हटा दिया था। दूसरी बात, आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही होगा। आपातकाल घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर होगी। इमरजेंसी कैन बी proclaimed only on the basis of written advice of cabinet, that is subject to judicial review. तो आप जानते हो कि अब न्यायपालिका और जुडिशियल रिव्यू हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। तो आप याद रखो बच्चों, कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार हमारे यहाँ 44th अमेंडमेंट में आया, और ये 1978 में जनता पार्टी गवर्नमेंट तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे होगी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो 75 में इमरजेंसी घोषित किया था, 75 में जो इमरजेंसी घोषित किया था मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर होगी। तो इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की बैठक बिना इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। बाकी हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग है, मंत्रिमंडल का नहीं, लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कर दिया गया।
इसका मतलब अब इमरजेंसी का मिसयूज बहुत कठिन हो गया है। बाकी अब 44th अमेंडमेंट का ही प्रभाव था कि अब देखोगे अब 6 महीने उसको बढ़ाना पड़ेगा, विशेष बहुमत होगा। तो पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, पिछली क्लास में हमने बता दिया था। इसका मतलब है कि लिखित सलाह पर आप स्वाभाविक रूप में ही मंत्रिमंडल का रिटेन ऑन द बेसिस ऑफ रिटेन एडवाइस। लेकिन आपने एक दूसरा भी सवाल पूछा था, लास्ट में आपको बताए थे, फिर आपातकाल हम खत्म कर देंगे, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। आप याद रखो, जब आपातकाल लगता है तो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन न तो 356 में होता है, न ही 360 में। लेकिन जब वित्तीय आपातकाल लगता है, याद रखना, जब 360 लगता है, जब किसी भारत में जो वित्तीय आपातकाल लगता है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, याद रखना बच्चों, फाइनेंशियल इमरजेंसी में राज्य की विधानसभा रहेगी, जैसे 352 में रहती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में राज्य की विधानसभा रहेगी, लेकिन क्या होगा, संघ राज्य के बीच में केंद्रीय करों का बंटवारा रुक जाएगा। जैसे आप देखोगे अभी 16 फाइनेंस कमीशन आया, तो 16 फाइनेंस कमीशन में राज्य को पैसा मिलेगा ही नहीं। तब सोचो कि नागालैंड जैसा राज्य तो पागल हो जाएगा। तो जब 360 लगेगा तो उसमें क्या होगा, यानी, और सच मानो दोस्तों, इसीलिए 360 आज तक लगा नहीं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। फंडामेंटल राइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जरा सोच के देखो, पैसा ही नहीं रहे किस बात का फंडामेंटल राइट, जेब में पैसा नहीं रहेगा तो फंडामेंटल राइट रहने का मतलब नहीं है। इसीलिए अब जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो संघ राज्य के बीच में केंद्रीय करों का विभाजन समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय करों का विभाजन निलंबित हो जाएगा, जो काम फाइनेंस कमीशन करता है। संघ राज्य के बीच देयर शैल बी सस्पेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। सस्पेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। तो केंद्र यानी संघ राज्य के बीच केंद्रीय करों का विभाजन क्या होगा, निलंबित हो जाएगा। इसका मतलब है अब राज्य को केंद्र का पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ वित्तीय आपातकाल बड़ी कठिन स्थिति है, उसमें वो राज्य बड़े घाटे में जाएंगे जिनके पास अपना वित्तीय आधार बहुत कमजोर है। दूसरा, अनुदान रुक जाएगा। संघ के द्वारा राज्य को दिया गया अनुदान, ग्रांट, आर्टिकल 275 में है, अनुदान रुक जाएगा। Even union government will not provide grant for state, क्योंकि अब संघ के पास ही पैसा कम हो गया। विल नॉट प्रोवाइड, यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड ग्रांट फॉर द स्टेट। अब देखोगे यहाँ भी मामला आ जाएगा। और संघ और राज्य के अंतर्गत काम करने वाले किसी पदाधिकारी की वेतन भत्ते में कटौती हो जाएगी। और यहाँ तक ही नहीं, राज्य का धन विधेयक भी राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर लिया जाएगा। राज्य का धन विधेयक, इवन मनी बिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य का धन विधेयक भी राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया जाएगा। The money bill of state shall also be reserved for the consideration of president. Money bill of state shall be reserved for the consideration of the president. तो अब जरा देखो बच्चों, तो धन विधेयक भी राज्य का राष्ट्रपति आरक्षित कर लेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसके बाद क्या होगा, संघ राज्य के किसी पदाधिकारी के वेतन भत्तों में कटौती हो जाएगी, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता भी शामिल होगा। अब जरा देखो, संविधान निर्माता एक ही बात लिखना चाहते थे, यानी चावल पका है नहीं पका है उसमें एक ही चावल लिखना पड़ता है, सारे चावल नहीं। अगर हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कट सकते हैं, किसी के भी कट सकते हैं।
इसका मतलब है किसी पदाधिकारी के वेतन भत्ते में कटौती हो जाएगी। और आप याद रखो दोस्तों, हमारे सरकारी अधिकारी का पैसा काट लो फिर तो देखो। और सरकारी अधिकारी में फंडामेंटल राइट रहे न रहे, बस पैसा उसका मिलता रहे। यहाँ तक कि हमारे सरकारी अधिकारी बार बार कहते हैं भाई सरकार पेमेंट कम है, सरकार पेमेंट, उतना भी काट लोगे बड़ा बॉल मच जाएगा। लेकिन मंत्रिपरिषद रहेगी। और देखो दोस्तों 352 मंत्रिपरिषद रहेगी, मुख्यमंत्री रहेगा, बस पैसा ही नहीं रहेगा। पैसा नहीं रहेगा इसका मतलब है वित्तीय विभाजन कुल मिलाकर सस्पेंडेड हो जाएगा। तो पैसा नहीं रहेगा तो फिर ऐसी स्वायत्ता क्या फायदा। ये इम्प्लीमेंटेशन है आर्टिकल 360 का। बाकी हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, और कोई प्रॉब्लम हो तो और पूछ लेना। उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करा दो संघवाद का, फिर चलेंगे न्यायपालिका पर। अब जो दोस्तों, अच्छा एक सवाल और पूछेंगे। कई बार बच्चे एकदम खुराफाती तरीके से सोचते हैं, उनका सर ये बताओ, ये बात तो ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता कटेगा नहीं कटेगा? तो बच्चों संविधान में नहीं लिखा गया राष्ट्रपति का कि वेतन भत्ता कटेगा नहीं कटेगा। अब व्यवहारिक रूप में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो वो देखा जाएगा। फिलहाल ये लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता कट सकता है। तो राज्य के अंतर्गत करने वाले किसी पदाधिकारी का वेतन भत्ता कट सकता है, उसमें राष्ट्रपति शामिल सामान्यतः नहीं है। फिर भी आप देखोगे कई बार कई बाढ़ आती है, आपद आती है, तो राष्ट्रपति अपने वेतन दे देता है उसमें। ये व्यवहारिक बात है, ये व्यवहारिक बात है। अब बच्चों हम क्वेश्चन पर आ जाए, संघवाद के मेंस वाले क्वेश्चन पर, उसके बाद फिर न्यायपालिका पर आ जाए। अब जरा देखो बच्चों, किसी बच्चे ने पूछा सर आपातकाल को कैसे खत्म किया जाएगा? अरे मेरे बच्चे अमन, देखो 360 को राष्ट्रपति खत्म करेगा। केवल राष्ट्रीय आपातकाल ऐसा है जिसे संसद भी खत्म कर सकती है, बाकी आपातकाल कौन खत्म करेगा? प्रेसिडेंट। लोकसभा खत्म करने का अधिकार केवल है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। किसी बच्चे ने पूछा कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? बस आप ऋतुराज मैं भी बताने जा रहा हूँ न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो अब सर आपातकाल तो राष्ट्रपति लगाता है न पीएम। अरे मेरे बच्चों, आपातकाल राष्ट्रपति ही लगाता है, लेकिन राष्ट्रपति कुल मिला के जानते हो संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति घर का दादा है, घर के बच्चे सारा काम करते हैं, नाम केवल दादा का लिखा होता है, काम किसका होता है? बच्चों का। यानी सारा काम होता है सरकार का, नाम किसका होता है? राष्ट्रपति करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ऐसा होता है हमारे यहाँ। 352 में फंडामेंटल समाप्त हो जाए क्या? अरे देखो अभी हमने बताया ही है, तो 352 में फंडामेंटल राइट समाप्त होगा। और कैसे समाप्त होगा? देखो बच्चों, अभी तो ये बात हमने बताई आपको, ऐसे समाप्त होगा। 352 में फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाएगा। अब किसी बच्चे में पॉलिटी में कितनी क्लास होगी? ज्योति, अब ज्योति जल्दी खत्म होने वाली है। अब तुम लोग थोड़ा सा सवाल कम करोगी तब तुम जल्दी खत्म करेंगे। सर ये पीसेस लेवल का है, पीसी रुचि ने कहा ये पीसेस लेवल का है। रुचि में समझ नहीं पाए पीसेस लेवल का। अरे मेरे बच्चे पढ़ लेना, सब लेवल का है, सब में एग्जाम पास हो जाएगा। अरे संविधान में ही लिखा है ना पीसेस और आईएएस क्या, संविधान तो यही है। 352 में इलेक्शन हो सकता है? हाँ नवनीत, 352 लगा हो तो भी इलेक्शन हो सकता है, याद रखना। क्योंकि हमारे यहाँ 1967 का जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें आपातकाल लगा था। आपातकाल के दौरान भी 352 के हिसाब से इलेक्शन हो सकता है, एकदम हो सकता है, हुआ भी है। तो अब देखो सर जी आप मेरा नाम क्यों नहीं देखते? शाहनवाज। अरे मेरे बच्चे तुम्हारा नाम इतना अच्छा है, बताओ तुम्हारा नाम का भारत सरकार मंत्री है, तुम्हारा नाम मैं कैसे नहीं देखूंगा? हम हर बच्चों का नाम देखते हैं, चिंता मत करो, तुम बस पढ़ने की कोशिश करो। नाम छपेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। ऐसा कोई काम करो जिससे पूरी दुनिया सबका नाम देखे। किसी बच्चे 1900 कितने संकट कितनी बार लागू हुआ है? अरे मेरे बच्चों आपातकाल 3 बार लागू हुआ है, आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। वित्तीय आपातकाल 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। अच्छा अभी तो कितने राज्य में आपातकाल लागू है? अरे मेरे बच्चों 356, तो 100 बार से ज्यादा लागू हुआ है। अब देखो, अब सर जरा देखो अब बच्चों आप क्वेश्चन पर आ जाए। ये बात तुमने अब मेंस का थोड़ा क्वेश्चन देख ले, उसके बाद फिर हम मैं मेंस का क्वेश्चन देख लूं, फिर उसके बाद आप सवाल पूछोगे। थोड़ा पीटी का मैंने बता दिया। किसी बच्चे ने अगला टॉपिक, हाँ न्यायपालिका में अगला टॉपिक देख दे क्या तो क्वेश्चन बता दूं मेरे बच्चों, उसके बाद मैं आप आगे बता। पारस ने कहा अगला आगे बढ़िए सर, एकदम आगे बढ़ रहे हैं, बस संघवाद का सवाल तो बता दो, क्योंकि अब संघवाद का टॉपिक हमने खत्म किया है। 359 में सारे मूल अधिकार से निलंबित होंगे नहीं मेरे बच्चों,
44th अमेंडमेंट के बाद 2021 निलंबित नहीं होगा, याद रखना। यह 44th हमने पहले आप शायद बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन जनता पार्टी सरकार ने संशोधन कर दिया था। और इस संशोधन के हिसाब से क्या होगा, 44th अमेंडमेंट के बाद आपका 20 और 21 दो आर्टिकल आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होगा, बाकी निलंबित हो सकता है। तो अब जरा बच्चों देखो, 352 को राज्यसभा खत्म कर सकते हैं कि नहीं? नहीं बच्चों, राज्यसभा के लिए नहीं खत्म कर सकती। अब जरा सर 12:30 पे क्लास है, पर हाँ टाइम छोड़ देंगे, आंसू चिंता मत करो। इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाई थे, वो क्या सही था? अरे अनवर देखो, अब उसमें विवाद का विषय है। अब कुछ लोग कहते हैं सही था, कुछ लोग गलत था। अभी विवाद का विषय है, वो इतिहास का भाग बन गया। अब उस पर छोड़ दो, विवादास्पद पार्ट क्यों छोड़ोगे? अब एक दो सवाल बता दें, फिर प्रधानमंत्री कैबिनेट का वेतन भी निश्चित तौर पर सबका, जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता कटेगा तो सबका कटेगा बच्चों। अच्छा, मेंस क्वेश्चन इंग्लिश में देखो, हाउ फार डू यू थिंक दैट कोऑपरेशन कॉम्पिटिशन। अब देखो, अब आप देखो मेंस क्वेश्चन। मेंस क्वेश्चन देखने पर एक बड़ी बेसिक सी बात है। अब देखो इंट्रो लिखो, अगर मेंस क्वेश्चन कोई आ जाए छोटी सी भूमिका लिख दो, एक दो क्वेश्चन बता दे, फिर न्यायपालिका में आगे बढ़ जाए। यानी मेंस का क्वेश्चन लिखने से पहले एक छोटी सी भूमिका बना दो, और संवाद में इंट्रो लगभग आपका एक जैसा हो जाएगा। जैसे कैसे, भारतीय समाज विविधतापूर्ण है, भारतीय समाज ही संघात्मक है, और भारतीय समाज संघात्मक है, भारतीय समाज संघात्मक है, इसीलिए स्वाभाविक रूप में संविधान भी संघात्मक है। ऐसे भूमिका लिख दो। कई बार तो भूमिका याद कर लेते हैं लोग। इट मीन्स इंडियन सोसाइटी इज अ फेडरल, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो फेडरल। ऐसे आप भूमिका लिख दो। भूमिका मतलब एक शुरू करने की एक बेसिक सी बात। अब जरा देखो, अब सवाल ये भूमिका लिख दिया, अब क्या है आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा, संघर्ष में भारत में महासंघ। अब देखो जरा सोचो बच्चों, यहाँ फेडरेशन का अनुवाद महासंघ कर दिया है। कई बार इसे बेसिक इंग्लिश शब्द में जानना चाहिए, नहीं तो कई बार हम देखो महासंघ, फेडरेशन का अनुवाद कर दिया महासंघ। तो इन इंडिया कैन साइट सम एग्जाम्पल टू वैलिडेट योर आंसर्स। इसका मतलब है, अब देखो बच्चों, हर हमें जब प्रश्न लिखना होता है तो हर चीज की टर्म को एक्सप्लेन करना होता है। तो भारतीय संविधान में सहयोग कहा है, आप जानते हो सहकारी संघवाद। वेयर इज कोऑपरेशन, कोऑपरेशन कहा है, कोऑपरेशन कहाँ आप देखोगे तो नीति आयोग के द्वारा, अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा कोऑपरेशन है। तो संघ राज्य के बीच कोऑपरेशन कहाँ है? स्वाभाविक तौर पर कोऑपरेशन के एग्जाम्पल क्या है? नीति आयोग। कोऑपरेशन की एग्जाम्पल क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद, यानी देश के विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, नीति आयोग। तो यहाँ पे कोऑपरेशन है। और फिर स्पर्धा कहाँ है? कंपटीशन कहाँ है? अब स्पर्धा कहाँ हुई, कंपटीशन कहाँ होगा? निवेश को लेकर, प्रतिस्पर्धा टूरिज्म को लेकर। यानी गुजरात चाहता है कि हमारे निवेश ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा किस में है? गुजरात में, महाराष्ट्र में। देयर इज कंपटीशन बिटवीन गुजरात, महाराष्ट्र फॉर गेटिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, जहाँ निवेश हो, पर्यटन हो। तो ये खास तौर पे उदारीकरण के ज़माने में प्रतिस्पर्धा भी हो रही है। अब देखो बच्चों, हमें मेंस क्वेश्चन लिखते समय आर्टिकल की जरूरत पड़ती ही नहीं। मेंस क्वेश्चन लिखते समय हमें आर्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जरा अब देखो, अब उसके बाद फिर क्या है? संघर्ष। अब संघर्ष क्या है? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो आप जानते हो कॉन्फ्लिक्ट इस बात पे है, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? 356 को लेकर, गवर्नर को लेकर, आर्टिकल 200 को लेकर, सीबीआई को लेकर, ईडी को लेकर, ये कॉन्फ्लिक्ट है। इसलिए अब इसी एप सोचो कितनी बेसिक सी बात है। तो एग्जाम्पल बता दिया, बोलो करंट एग्जाम्पल का मतलब तमिलनाडु की एग्जाम्पल बता दिया, गवर्नर की बात है तमिलनाडु का एग्जाम्पल बता दिया। तो स्वाभाविक रूप से, अच्छा कलर मैं चेंज कर दूं? हाँ ये सही बात बच्चे ने बोला है। अच्छा मैं अच्छा कलर ब्लैक कर दे रहा हूँ। तो ये क्या है? ये कॉम्पिटिशन। तीनों शब्दों को एग्जाम्पल बता दिया, हाल या एग्जाम्पल बता दिया। और फिर निष्कर्ष कैसे लिखोगे? कुल मिला के आप देखोगे
अच्छा मैं मोटा भी पेन कर दूंगा जितिन, चिंता। कुल मिला क्या लिखोगे कि भारत के, ये क्या है, कोऑपरेशन, सहयोग हो रहा है, कोऑपरेशन। ये क्या है, स्पर्धा, कंपटीशन। ये क्या है, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष। तो भारतीय संघवाद में तीनों एलिमेंट है, इसलिए निष्कर्ष में आप लिख दोगे कुल मिला के भारतीय संघवाद एक सफल संविधान है, एक सफल संघवाद है, क्योंकि क्योंकि स्वाभाविक रूप में ईडी, सीबीआई, आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 है, गवर्नर है, यही तो सब विवाद विवाद का मुद्दा। तो सारे एलिमेंट है, रात में निष्कर्ष लिख दो। निष्कर्ष का मतलब ऊपर का सारांश, ऊपर कंक्लूजन, और फिर वर्तमान में जोड़ते हुए। अब बच्चे हालिया उदाहरण सिरे ने पूछा, रहे हालिया उदाहरण ये तो है तमिलनाडु, आर्टिकल 200 में तमिलनाडु की एग्जाम्पल है। सहयोग में क्या है, अभी आप देख ही रहे हो कि नदी रिवर लिंकिंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, सहयोग है। और आप देखो इन्वेस्टमेंट के लिए सहयोग है, हाई स्पीड ट्रेन सहयोग है, कोई भी एग्जाम्पल आप दे दो, सहयोग के तमाम एग्जाम्पल है। और निष्कर्ष स्वाभाविक रूप में ऐसा होगा कि 75 सालों के लोकतंत्र में निष्कर्ष कुछ ऐसा लिखो जो वर्तमान के जोड़ के लिखो कि अब इसमें क्या आर्टिकल 350 नेसेसरी होगा, नहीं नहीं, बस 356 आज के डेट में न करो तब भी चल जाएगा। कुछ और विवाद है, जैसे मान लो वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास देखो जब लिखते हैं तो हमारे पास हर चीज़ नहीं लिख पाएंगे, शॉर्ट होता है, टाइम लिमिट होती है, इसे बस क्रक्स लिखते हैं। और किसी अजीत ने अपने निष्कर्ष में अपना विचार देना चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब है कि पिछले 75 वर्षों में भारतीय संघवाद की कार्यप्रणाली बेहतर है, और अच्छे भविष्य के लिए कोऑपरेशन ही होना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट का मूल कारण क्या है, पॉलिटिकल, यानी हमारे संघ राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है कि मामला पॉलिटिकल होता है। इसलिए आप देखोगे कि भाई जहां पे विपक्षी दल है वहीं कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये स्वाभाविक रूप में किसी गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, और फिर निवेश, ये महाराष्ट्र है, इन्वेस्टमेंट है। एक एग्जाम्पल हो गया एक सवाल का। देखो इसलिए कहा जाता है कि बेसिक पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो आईएएस का सवाल बड़ी आसानी से हल कर लोगे। अगली बार मैं थोड़ा अब मोटा लिखूंगा, चिंता मत करो मेरे बच्चे, थोड़ा बोल्ड कर दूंगा। अब अगले सवाल बढ़े, आगे सवाल बढ़े तो कैसे, अब आगे जरा सवाल देख लो बच्चों। हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकारिक बल दिया जाता रहा है। विद्यमान संरचनाओं में बताते सहकारी परिसंघवाद की। अब देखो दोस्तों क्या खास बात है, इंग्लिश में हमेशा लिखा होता है फेडरलिज्म, हिंदी अनुवाद क्या होता है, परिसंघवाद। हिंदी अनुवाद है परिसंघवाद। इसका मतलब है देखो कभी फेडरल का अनुवाद महापरिसंघवाद कर दिया, कभी परिसंघवाद कर दिया। तो आपको इसलिए बेसिक इंग्लिश शब्द को जानना चाहिए। अब दूसरी बात है बच्चों, अब हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की कल्पना पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसका मतलब है फिर वही, जहां भूमिका लिखोगे, जहां इंट्रो लिखोगे, वही बात कि संघीय शासन में, संघीय शासन का मूल आधार क्या है, भारतीय समाज संघात्मक है, संविधान भी संघात्मक है। आप अपने किसी ने बच्चे पूछा है, सुशील ने पूछा है कि आप संविधान, आप राज्यपाल बन गए हैं, विचार विधेयक को रख ली। अरे मेरे बच्चे नहीं, चिंता मत करो। किसी ने पूछा है कि हु अपॉइंट्स कैबिनेट मिनिस्टर, अरे मेरे बच्चों कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, सीधे राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों को नियुक्त राष्ट्रपति करता है। सर जी पूजा अधिनियम के बारे में, अरे पूजा अधिनियम जरूर नहीं है, वर्शिप एक्ट छोड़ दो, अभी विवादास्पद है। अरे पहले पॉलिटी पढ़ लो, हर चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है। कई बात ऐसे पॉलिटिकल डिस्प्यूट आते रहते हैं, वो चलते रहेंगे। तो सहकारी संघवाद, फिर यहाँ इंट्रो लिखो। अभी सहकारी संघवाद एक लाइन में लिख दो, व्हाट इज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। तो कैसे लिख दोगे, व्हाट इज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और आप देखोगे कोऑपरेटिव का मतलब है कि भारत, भाई कोऑपरेटिव क्यों, हमने कितनी बार बता दिया है बच्चों, रेल चलाना है, बिजली चलाना है, विकसित भारत बनाना है। और कुल मिला के अंजू ने पूछा है कि आपकी बुक काफ़ी है ना, फिर लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगा। अरे मेरे बच्चे एकदम नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक बार बुक पढ़ लो। तो कोऑपरेशन, फिर सहकारी संघवाद की बात आप करोगे। सहकारी क्या है, अब सहकारी संघवाद पर आधिकारिक बल दिया जा रहा है। कैसे बल दिया जा रहा है, आधिकारिक कैसे,
हाल के वर्षों में कैसे बल दिया जा रहा है? फिर वही बात, नीति आयोग बनी तभी तो नीति आयोग बन रही है। और कैसे बल दिया जा रहा है सहकारिता पर? आप देखोगे विदेश मंत्रालय में क्या बना है, एक राज्यों को महत्व दिया गया है। राज्यों का विभाग विदेश मंत्रालय में भी बनाया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। राज्यों का विदेश मंत्रालय में इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज सेटअप, राज्य का विशेष भाग वहां कर दिया गया है। तो ये सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद कैसे है? देखोगे कि अंतर्राज्यीय परिषदों की बैठक हो रही है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक हो रही है, नीति आयोग बना हुआ है, इसमें राज्यों को समानांतर भूमिका दी है और उदारीकरण को प्रभावी बनाने के लिए राज्यों में निवेश बढ़ाया जा रहा है। गड़बड़ हो गया। अच्छा दोस्तों, ये उत्तर पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया मेरा। चलो अच्छा, दूसरा, राज्यों में निवेश बढ़ाए, दूसरे पेज पे कर लेते हैं। राज्यों में निवेश बढ़ाया जा रहा है और आप आगे आगे लिख लोगे कैसे अंतर्राज्यीय परिषद है, उसके बाद संरचनाएं क्या है और असुविधाएं क्या है। असुविधा का मतलब है कि हमारे यहाँ अंतर्राज्यीय परिषद भी है, क्षेत्रीय परिषद भी है, पूर्वोत्तर परिषद, संरचनाएं अनेक है, उनको थोड़ा और स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। तो अनेक संस्थाओं के बजाय हम एक कर दे। तो किसी ने इंग्लिश, अरे मेरे बच्चों, जस्ट यू रीड आउट द PDF, दैट इज सफिशिएंट। किसी बच्चे ने क्या हिंदू एक्ट बदलने की बात चल रही क्या? अरे मेरे बच्चे, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, बावरापन बंद करो भी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो वर्तमान संरचनाओं की बात है उसमें स्वाभाविक तौर पर आप कहोगे कि इनकी मीटिंग जल्दी होनी चाहिए, सचिवालय गृह मंत्रालय में नहीं होना चाहिए, और तमाम संस्थाओं के बजाय एक संस्था बना दी जाए, इससे अच्छा हो जाएगा। संध्या ने कहा मॉडल आंसर भी करा देंगे संध्या, चिंता मत करो। बस एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, उसके बाद फिर देखो, न्यायालय द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण संबंध में वास्तविक समाधान में संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। और सिद्धांत देखो सीधी सी बात है, आप कैसे इस बात को लिखोगे, कैसे इस बात को लिखोगे कि पहला आप याद रखना हमारे संघीय शासन है, फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या है? शक्तियों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर है। छोटे सेंटेंस, छोटे पैराग्राफ में ऐसे लिखा जाता है, वी आर हैविंग फेडरल गवर्नमेंट, वी आर हैविंग फेडरल गवर्नमेंट विथ डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर है। अब डिवीजन ऑफ पावर है तो कहां पे है? 7 शेड्यूल से है। डिवीजन ऑफ पावर इन द 7th शेड्यूल। अब न्यायालय ने 7 शेड्यूल की व्याख्या कैसे की है? सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किसके बीच में? संघ राज्य के बीच में। लेकिन फेडरल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है? संघीय सर्वोच्चता। न्यायालय ने इस व्याख्या में क्या किया है? संघीय सर्वोच्चता किया है। न्यायालय ने फेडरल सुप्रीमेसी कैसे अपनाई है? 2 तरीके से। और जुडिशरी बिलीव इन फेडरल सुप्रीमेसी, क्योंकि अब देखो दोस्तों, अगर मान लो कि संघ सूची में है BHU, JNU, DU, और राज्य सूची में है, कोई राज्य की शिक्षा के मामले, क्योंकि अच्छा BHU इसको छोड़ दे, क्योंकि यहाँ थोड़ा ऐसे देख ले। सर्वोच्चता कैसे है? मान लो कि संघ सूची में है एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। राज्य सूची में क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ। अब देखो एम्स भी हेल्थ का विषय है, राज्य सूची में हेल्थ है, एम्स। तो दोनों में टकराएगा। अगर दोनों में कोई विधि का निर्माण हो, अब संघ एम्स के बारे में विधि का निर्माण करे, राज्य स्वास्थ्य के बारे में, तो यहाँ संघ की विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि फिर हम संघीय सर्वोच्चता का विचार ये है। दूसरा संघीय सर्वोच्चता का विचार क्या है? कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों विधि बनाएंगे।
लेकिन संघ और राज्य दोनों के बीच में टकराव हो जाए तो किसको प्राथमिकता मिलेगी? आर्टिकल 254 में संघ को। यही है संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। अभी कुछ बेसिक तरीके से हम किसी चीज को लिख देते हैं, यही है संघ राज्य के बीच में सर्वोच्चता का सिद्धांत। लेकिन अब जरा सोच के देखो कि क्या सर्वोच्चता का ही सिद्धांत चलेगा? उत्तर है नहीं। इसलिए बच्चों, अगर आपके पार्टनर के बीच में मान लो कोई आपका सीनियर पार्टनर है तो की बात उसको मान लो, ठीक है, लेकिन फिर अंत में क्या होगा? सबका साथ सबका विकास। अंत में आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है उच्चतम न्यायालय जब भी किसी सूची की व्याख्या करेगी दीर्घकालिक रूप में, कैसे? अभी देखो ममता दीदी क्या कर रही थी, बीएसएफ संघ के पास है और पुलिस राज्य के पास है। तो अभी क्या किया बीएसएफ ने क्या किया कि अपने पावर को थोड़ा बढ़ा दिया था। संघ ने कहा बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ेगा, तो ममता दीदी ने अपोज किया था। ममता दीदी ने कहा नहीं, राज्य की शक्ति कम होगी। यहाँ पर सामंजस्य होगा। अरे भाई, पुलिस का काम और बीएसएफ काम एक दूसरे कॉम्बिनेशन में चलेगा। पुलिस का काम और संघ दूसरे कॉम्बिनेशन में चलेगा, अलग अलग नहीं चलेगा। इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप याद रखो संघ और राज्य दोनों एक ही भूभाग पर शासन कर रहे हैं। संघ राज्य दोनों एक ही दूसरे पर शासन कर रहे हैं। यही तो है दोस्तों पावर शेयरिंग। यानी हमारा भूभाग एक ही है, भारत एक ही है, उसी में दो सरकारें हैं, उसी पे एक ही कमरे में दो पार्टनर रह रहे हैं और दो पार्टनर लगातार लड़ते रहेंगे तो बात नहीं चलेगी। इसीलिए आगे इस बात को देखते हैं। किसी बच्चे ने क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बताए। अरे मेरे बच्चों, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता। अरे मान लो कहीं हिंसा हो गई तो आपने देखा है, आपको याद है बोमई केस? बोमई केस में संविधान विफलता होनी चाहिए, हिंसा वगैरह करने से राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता। और फिर तो कहीं भी कोई घटना हो गई राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अब आप न्यायालय पढ़ चुके हो उस बात को। अब देखा आपने में क्या बताया था, प्रशासनिक विफलता अलग है और संवैधानिक विफलता अलग है दोस्तों। तो अगर कहीं हिंसा हो गई तो हर राज्य में कहीं ना कहीं हो जाती है। तो कल के लिए यूपी में अगर कोई डकैती हो गई, चोरी, किसी की हत्या हो गई तो आप कहोगे 356 लगा दो? ऐसा नहीं। तो किसी को आपकी बुक पढ़ना मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी बच्चों, ऑनलाइन भी मिलती है। लेकिन अब आप जरा देखो, अब हम संघवाद खत्म कर रहे हैं इस प्रश्न के साथ। संघवाद खत्म कर रहे हैं। किसी बच्चे न्यूज़पेपर में, अरे शहनवाज चिंता मत करो, न्यूज़पेपर वगैरह सब ऐसे आते रहते हैं, न्यूज़पेपर लिखने वाला मानव ही तो है। इसलिए हमें अप्रोच हमेशा क्लास में डेवलप करना चाहिए। न्यूज़पेपर में तो अलग अलग तरीके से दी सर जी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की गई, ये तो पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ऐसा होता रहता है। और अगर मान लो कल के लिए ऐसा यूज हुआ तो उच्चतम न्यायालय इस बात को देखेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें सिद्धांत देखने की आवश्यकता है। बच्चे ने कहा सर धारा 144 क्या है? मेरे बच्चों, धारा 144 है कि हमारे इस पूरे चैनल पर 5 बच्चों को इकट्ठा होने से रोक दिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्चे मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। इसलिए जब अब किसी राज्य ने कहा सर आप हमारा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, अरे मेरे बच्चों, ये तो ठीक वैसे जैसे घर में 3 बच्चे होते थोड़ा सा शिकायत करते हैं, माँ तुम इस बच्चे को बहुत मानती हो, माँ तुम इस बच्चे को बहुत मानती हो। अरे माँ से जाके पूछना, और जब बाप बनोगे तब पूछना किसको मानते हो। इसे पहले देखो। अब देखो खुशबू अलग अलग ही जा रही। अब मैं क्या बता रहा हूँ, सवाल मैं इसका बता रहा हूँ, ये धारा 144 से फंसी हुई है। यही बच्चों का बावरापन है। अब अब देखिए, किसी ने पूछा क्या संविधान से रिजर्वेशन खत्म हो सकता है? अरे उत्तर नहीं खत्म होगा। क्यों? अरे अपने पर ओ माय गॉड, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो उसके बाद। अब यही यही बावरापन है। कोई कह रहा है ये खत्म हो जाए, कोई कह रहे अब आप मान लो कल दुनिया में आंधी आ जाएगी, कल ऐसा तूफान आ जाएगा, भूकंप आएगा, तो अब जोग्राफी वाले सर से पूछना सर क्या कल भूकंप आ जाएगा? ये कैसी बातें करते हो मेरे बच्चों। अब जरा, अब मैं किसी बच्चे को आपातकाल के समय लोकसभा की सीमा, हाँ आपातकाल के समय एक बार में लोकसभा की सीमा 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। ध्यान सुनो, एक बार में 1 साल के लिए। आपातकाल की अवधि एक बार में 6 महीने के लिए, लेकिन संसद की अवधि एक बार में 1 साल के लिए। अब अगला न्यायपालिका, अगला अध्याय न्यायपालिका होगा बच्चों। अब मैं तो ये सब क्वेश्चन बता रहा था कि बच्चे क्वेश्चन पे देख ही नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो अब हम देखेंगे आपातकाल, ओ सॉरी, न्यायपालिका। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा बच्चों, इसका नाम है जुडिशरी।
अब देखो, किसी बच्चे ने पूछा आपातकाल अरे आचार संहिता नहीं, आचार संहिता होता है। अरे मेरे बच्चों, आचार संहिता तब लगती है जिस दिन से इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, उसी दिन से आचार संहिता लगती है। आचार संहिता का आपातकाल से क्या मतलब है? आचार संहिता का आपातकाल से मतलब नहीं है। किसी बच्चे ने पूछा हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है? इन सबका साथ सबका विकास। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन किसमें? दीदी और मोदी जी में। हारमोनी, हारमोनी का मतलब उसमें हारमोनियम होता है, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, लेकिन एक स्वर में सब बोलते हैं। और यहाँ बच्चे एक स्वर में नहीं बोल रहे हैं। किसी को सत्यपाल मलिक को जेल में डाल सकते हैं? अरे हाँ बच्चे, कोई भी अपराध करे जेल में, क्योंकि राज्यपाल जब अपने ऑफिस में रहता है तभी इसको छूट है। जब ऑफिस से चला गया जेल में डाल ही सकते हो। किसी राज्यों ने कहा सर आपसे मिलना है मुझे, अरे मैं आ जाना मेरे पुत्र, बोले पढ़ो अच्छे से, मिलकर क्या करोगे? जवानी में दोस्तों से मिलो, टीचर से क्या मिलोगे? लेकिन पहले बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। फिर अब इसी न्यायपालिका में न्यायिक पुनरावलोकन आएगा, न्यायिक सक्रियता आएगी, उच्चतम न्यायालय आएगा, उच्च न्यायालय, इसी न्यायपालिका में सब आ जाएगा। अब जरा सोच के देखो, किसी बच्चे ने कहा बुक का कौन संस्करण ले? अरे जो लेटेस्ट है वही ले लो, जो लेटेस्ट है। अब जरा देखो, न्यायपालिका का मतलब क्या है? न्यायपालिका का मतलब क्या है बच्चों? और न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है, पहले आपको बता दें। न्यायपालिका की आखिर में आवश्यकता क्यों है? न्यायपालिका, हमारे यहाँ न्यायपालिका कितनी है? पहला, एक है उच्चतम न्यायालय, कई बार हमने कहा है। उच्चतम न्यायालय यानी घर का दादाजी, ये बड़ी न्यायपालिका है। और हमारे यहाँ न्यायपालिका इस तरीके से, न्यायपालिका हमारे यहाँ इस तरीके से सबसे बड़ी न्यायपालिका है। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय के समानांतर है उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के समानांतर कौन है? उच्च न्यायालय। अब जरा देखो बच्चे, उसके नीचे कौन है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सॉरी, याद रखो हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय एक दूसरे के समानांतर है। और पूरे देश में एक उच्चतम न्यायालय है, और स्वाभाविक रूप में, और हमारे यहाँ 25 राज्यों में फिलहाल अपने अपने उच्च न्यायालय है। लेकिन संविधान में कहा गया है कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। ये संसद गठन करने का अधिकार है। अब सवाल है उसके नीचे कौन आता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के नीचे आता है जनपद न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जनपद न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। इसे क्या क्या कहा जाएगा? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारे अपर जुडिशरी में आते हैं। जनपद न्यायालय किस में आएगा? सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, अधीनस्थ न्यायालय, या इसे कहा जाता है सबऑर्डिनेट जुडिशरी, सबऑर्डिनेट जुडिशरी। और इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब बच्चों, सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, इसे ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। ट्रायल कोर्ट, जो सारे मामले आते हैं, यानी कुल मिला के जो सब मामले आते हैं, हत्या, डकैती, अपराध, मर्डर, ये सब ट्रायल कोर्ट के पास ही आते हैं। अब किसी बच्चे ने पूछा हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है? मेरे पुत्र, अभी शादी हुई नहीं है, तू कह रहा बच्चा पैदा कितना हुआ? अरे आगे बढ़ने तो दो। यही यही बच्चों के दे भाई, सुनना सुनते हैं ही नहीं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सारी चीज भूल जाएंगे। तो आप याद रखा। अब जनपद न्यायालय का काम क्या होता है? पहला, जनपद न्यायालय के नीचे एक है सिविल न्यायालय, एक है सिविल यानी दीवानी न्यायालय। दीवानी मतलब है, यहाँ दीवानी वाला दीवानी नहीं है, दीवाना और दीवानी, यहाँ उर्दू टर्म है। दीवानी का मतलब है कि जो मामला संपत्ति का और व्यक्ति के व्यक्ति के बीच का झगड़ा हो, ये सिविल न्यायालय है। और सिविल न्यायालय के जो काम करता है वो है मुंसिफ मजिस्ट्रेट। और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय के नीचे कौन होता है? आपराधिक न्यायालय, सेशन जज। तो क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल, आपराधिक न्यायालय होता है। और आपराधिक न्यायालय में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट,
सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट या अधीनस्थ मजिस्ट्रेट होता है। यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड उसके बाद सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट होता है। तो अब आप देखोगे ये हमारे यहाँ न्यायपालिका की पिक्चर है। वैसे आज तो और न्यायपालिका बन गई है, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ अभी अधिकरण भी आ गया है, ट्रिब्यूनल भी आ गया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, न्यायपालिका का दायरा तो ही बढ़ गया है। लेकिन अब जरा सोच के देखो, अब हमारे यहाँ न्यायपालिका जनपद न्यायालय के नीचे क्या है, एक ही डिस्ट्रिक्ट जज है। जब दीवानी मामलों को हल करता है तब कहलाता है जनपद न्यायालय, एक ही व्यक्ति है जनपद न्यायाधीश। और जब क्रिमिनल मामलों को देखता है तब कहलाता है सेशन जज। सेशन जज या कि सेशन जज उसे कह लो कि सत्र न्यायाधीश। तो सत्र न्यायाधीश एक ही व्यक्ति है। हमारे यहाँ सामान्यतः आप देखोगे कि अब सवाल है जनपद न्यायालय में क्या जाता है, उच्चतम न्यायालय का मामला क्या है, उच्चतम न्यायालय का मामला। तो इसमें थोड़े बेसिक फैक्ट देख लें, कुछ पीटी के लिए देख लें फिर मेंस पर आए, कुछ पीटी के लिए देख लें फिर मेंस पर आए कि उच्चतम न्यायालय से बात शुरू करें और फिर देखें कि हमारे यहाँ क्यों न्यायपालिका बनाई गई, स्वतंत्र न्यायपालिका कैसी है, सर्वोच्च है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी डिबेट देखेंगे। लेकिन पहला शुरू करें उच्चतम न्यायालय से। फर्स्ट वी कैन बिगिन विथ सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय से तो बच्चों याद रखना, उच्चतम न्यायालय में अब सवाल है कि न्यायाधीशों की संख्या कैसे तय होगी, संसदीय विधि के द्वारा। यानी नंबर ऑफ जजेस। सवाल है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे तय होगी। दैट इज थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट। तो बड़ा ध्यान देने की बात है और बड़े समझने की बात भी है। ये इसके लिए संसद अधिनियम बनाएगी, दैट इज थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट। यानी अगर आप ये पूछोगे बच्चों उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो आप कहोगे 34। आप कहोगे 34 क्या संविधान में लिखा गया है? उत्तर है नहीं, संविधान में नहीं लिखा गया है। और इसका मतलब संसद अधिनियम, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय में केवल 8 न्यायाधीश होंगे। लेकिन अब यह संविधान में लिखा है 8 न्यायाधीश होंगे। अब संविधान में 8 न्यायाधीश लिखा गया है, जरा देखो कैसे। अब यहाँ पे एक आपको आर्टिकल दिखा दूं मैं, कि देयर शेल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लार्जर नंबर नॉट मोर देन 7। तो हमारे संविधान में स्वाभाविक रूप में देयर शेल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी 7 कौन हो गए? न्यायाधीश। और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिला के 8 हो गए। यानी आर्टिकल 124 में लिखा गया है कि हमारे संविधान में कितने न्यायाधीश होंगे? 8, चीफ जस्टिस को लेते हुए। लेकिन उसके बाद क्या लिख दिया गया है? लेकिन उसके बाद क्या है कि दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। तो भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, एक ही उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और जब तक संसद विधि के द्वारा निर्धारित न करे, अधिक संख्या नहीं, 7 से अधिक होगी, यानी 7 + 1 8। इसलिए हमारे यहाँ संसद विधि के द्वारा लिखा गया है। और इसलिए दोस्तों आज अभी भी संविधान में 34 न्यायाधीश नहीं है, तो 34 न्यायाधीश नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ बाकायदा पार्लियामेंट्री एक्ट बना 1956 में, और इस पार्लियामेंट्री एक्ट को बार बार बढ़ाया जाता है। देखो लॉजिकल है। आप कहोगे सर संविधान में क्यों नहीं लिख दिया गया कि सारे, अब संविधान में लिखा जाता है बार बार अमेंडमेंट करना पड़ता। इसलिए हमारे यहाँ वेतन भत्ता का मामला, इसलिए जो राष्ट्रपति का बहुत लॉजिकल है। आपसे कोई पूछ दे कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ता 5 लाख रुपए है कैसे, तो आप कहोगे पार्लियामेंट्री एक्ट। 1952 में उसके अलग पार्लियामेंट्री एक्ट बना। नहीं पता चला कि राष्ट्रपति की सैलरी देने के लिए हम बार बार अमेंडमेंट करते, वो पॉसिबल नहीं था। इसी वजह हम तो न्यायाधीश 34 पढ़ते, अरे मरे 34 तो ही हैं, लेकिन वो संसदीय विधि से हैं, 33 + 1। इसका मतलब है, अब देखो इसलिए पीटी में ये सब
ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात है। देखो मेंस का मतलब है, अब मेंस का सवाल ये आता है क्या उच्चतम न्यायालय की जो पीठ है वो दिल्ली में होगी? अभी तो हमारा संविधान क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय की पीठ दिल्ली में होगी। सीट, बेंच का मतलब है कहाँ पे होगी, वो दिल्ली में। तो क्या सवाल है कि दिल्ली के बाहर भी उच्चतम न्यायालय की पीठ बनाई जा सकती है, यानी एक चेन्नई में बना दी जाए। कई बार ऐसा मांग रही है, लेकिन फिलहाल उसको उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया नहीं कि पीठ दिल्ली के अलावा कहीं होगी। अब उस विवाद पर आने से पहले न्यायाधीश की संख्या, दूसरा फिर कितना होगा, न्यायाधीश के वेतन भत्ते। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी संसदीय विधि के द्वारा निर्धारित होते। इन सैलरीज ऑफ जजेस is also determined by the Parliamentary Act। ये भी संसदीय अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नहीं तो देखो तो बच्चों, हर छोटी छोटी बात के लिए संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ता, और संविधान में अमेंडमेंट करना इतना आसान तो है नहीं। इसलिए आप देखोगे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता संसदीय अधिनियम चलता है, सीएजी का पार्लियामेंट्री एक्ट चलता है। ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है। अब सवाल है कि फिर वेतन भत्ते ये हो गए, और लेकिन मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है और कैसे हटाया जाता है। अब अपॉइंटमेंट से मामला थोड़ा टेढ़ा गया। और जब आप पूछोगे दोस्तों कि अगर 34 जजेस हैं तो आखिर में चीफ कौन होता है, तो जब 34 जजेस होते हैं, आज की डेट में उच्चतम न्यायालय में कितने जजेस हैं, 34, 33 + 1। तो जो चीफ जस्टिस है उसका मूल रोल क्या है, उसके बाद जब हम रोल की बात आ जाएंगे तब मेंस का सवाल आ जाएगा, और जरा सोचो, यानी ठीक बात है कि ये पार्लियामेंट्री अधिनियम कब आया, 56 में। ये कब आया, 58 में। और दूसरी बात है, अब सवाल है कि उसमें 34 जज है, तो क्या चंद्रचूड़ को ऐसी क्या खास बात क्या है जो और जज के पास नहीं है। चंद्रचूड़ पर और सवाल है कि अब देखो मेंस में क्या सवाल आया है, अब मेंस में क्या सवाल आया है, स्वाभाविक तौर पर क्या जजेस में महिलाओं की संख्या बढ़ने पर, न्यायपालिका बदल जाएगी, और चीफ जस्टिस का मेन रोल क्या होता है। तो बच्चों बात सिंपल सी है। अब देखोगे इसमें चंद्रचूड़ महोदय का चीफ जस्टिस का मूल रोल क्या है। मिस्टर चंद्रचूड़ या चीफ जस्टिस की मूल भूमिका क्या है, तो पहला बेंच का निर्माण करना, यानी हमारे यहाँ चीफ जस्टिस, यानी किसी बेंच में अगर चीफ जस्टिस होता है तो उसका निर्णय अलग तरीके का नहीं होगा। क्योंकि आप याद रखना, जैसे मान लो हमारे यहाँ जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। चीफ जस्टिस का रोल बिल्कुल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसा है। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब कुछ उसको एडमिनिस्ट्रेटिव काम अलग दे दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है, बेंच का निर्माण कौन करेगा, चीफ जस्टिस। अब बेंच का निर्माण कितना हो सकता है, 1 न्यायाधीश, 2, और संवैधानिक बेंच कितनी होगी, 5 न्यायाधीशों की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। यानी ही इज अ मास्टर ऑफ रोस्टर। तो चीफ जस्टिस कौन है, मास्टर ऑफ रोस्टर है। तो जैसे आप देखोगे मोदी जी तय करते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन होगा, वैसे चीफ जस्टिस ये तय करता है कि चीफ जस्टिस तय करेगा कि आखिर में उस बेंच में, अब मान लो बेंच 5 न्यायाधीशों की बेंच होगी, कौन सी होगी, संवैधानिक। 5 से बड़ी न्यायाधीशों की बेंच कहलाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और आप कहोगे 5 से बड़ी कितनी, तो दोस्तों अभी तक हमारे देश में जो लार्जेस्ट बेंच बनी है वो 13 जजेस है, वो केशवन भारती बाद में। तो 13 जजेस बेंच ही स्वाभाविक रूप में लार्जेस्ट है, लेकिन 5 से बड़ी बेंच संवैधानिक बेंच कहलाएगी। उसके नीचे की बेंच वही बन सकती है। अब सवाल है कि और चीफ जस्टिस क्या करेगा, जैसे प्रशासनिक कार्य क्या है, कहीं न्यायपालिका की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जाए कि ना की जाए, न्यायपालिका की सुनवाई की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग किया जाए, ये भी निर्णय कौन करेगा, चीफ जस्टिस करेगा। अभी तो आप देखेंगे, हाँ 12:30 पे क्लास छोड़ दूंगा बच्चों, चिंता मत करो।
तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करेगा, ये भी तीसरा। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति में इसकी भूमिका होती है, अपॉइंटमेंट। चीफ जस्टिस की स्पेशल भूमिका अपॉइंटमेंट में होती है, इसको अभी हम देखेंगे। और फिर क्या होगा, जुडिशियल रिफॉर्म। मान लो कोई न्यायिक सुधार करना है, कोई जुडिशियल रिफॉर्म करना है तो स्वाभाविक रूप से इसमें भी न्यायपालिका की भूमिका आएगी। चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस की भूमिका क्या है, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव। चीफ जस्टिस की भूमिका है मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका मतलब है वो न्यायिक रूप में जब भी किसी क्लास में रहेगा, तो जब भी किसी बेंच में रहेगा, तो उसका कोई जुडिशियल इंपॉर्टेंस अलग से नहीं होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस अलग से होगा। अपने आप में स्वाभाविक तौर पर ये चीफ जस्टिस का मूल काम है कि बेंच का निर्माण करना, अपॉइंटमेंट करना, और इतना नहीं, सारे प्रशासनिक अधिकारियों का अपॉइंटमेंट करना। अभी बच्चे ने कॉलेज में मेरे बच्चे बता रहे हैं, पहले जो बता रहे सुन लो मेरे पुत्र। इसलिए उसके बाद क्या है कि चीफ जस्टिस क्या करता है, यानी किस तरीके से ऑनलाइन रिफॉर्म किया जाए, न्याय बंधु, टेली लॉ। और वो हमारे यहाँ तो स्वाभाविक रूप में किसी का सोशल का बेंच क्या होता है, अरे मेरे मेरे बेंच का मतलब होता है जिस पे जज बैठते हैं, जिस कुर्सी पर जज बैठते हैं बेंच है। और जहाँ 4-5 जज बैठ गए, 5 जज ज़्यादा, वो संवैधानिक बेंच। अरे बेंच का मतलब जैसे तुम चेयर पर बैठती हो, वैसे जज भी चेयर पर बैठते हैं, और जिस चेयर पर बैठते हो बेंच हो जाता है। वकील जहाँ बैठते हैं वो क्या होता है, बार है। वकील को बार कहा जाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार वाला वो वाला बार नहीं जो बच्चों हमारे समझ रहे हो। बार का मतलब है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार का मतलब है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो समझ लो, इसलिए न्यायिक सुधार कोई करना है, जुडिशियल रिफॉर्म करना है, तो इसमें भी चीफ जस्टिस की भूमिका होती है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस किस तरीके से हमारे यहाँ नालसा का चेयरपर्सन होता है, यानी जो हमारे मुफ्त न्याय दिया जाता है, निःशुल्क न्याय की व्यवस्था होती है, उसका भी निःशुल्क न्याय कैसे दिया जाता है, नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट, नालसा, राष्ट्रीय वैधानिक सेवा अधिकरण का वो अध्यक्ष होता है, वो नालसा का चेयरपर्सन होता है। तो चीफ जस्टिस का एक स्वाभाविक रूप में महत्वपूर्ण काम है, लेकिन बाकी मामलों में अन्य न्यायाधीशों के बराबर है। और अगर उच्चतम न्यायालय में कोई रजिस्ट्रार अपॉइंट करना है, कोई प्रशासनिक अधिकारी अपॉइंटमेंट करना है, तो बच्चों याद रखना ये यूपीएससी नहीं करता। उच्चतम न्यायालय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भी अपॉइंट करने का दायित्व किसका है, ये है उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय को रजिस्ट्रार बनाना है, कोई अधिकारी बनाना है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ऐसा काम उच्चतम न्यायालय करेगा। और अब जरा सोच के देखो, नालसा मतलब नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट। नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट यानी राष्ट्रीय सेवा का वैधानिक सेवा अधिकरण, यानी, और इसके द्वारा निःशुल्क न्याय मिलती है, निःशुल्क सुविधा की बात की जाती है। बाकी बच्चों आज 12:30 छोड़ना है ना। बाकी बच्चों ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का मतलब, अरे मेरे जैसे मेरी क्लास ऑनलाइन चल रही है, वैसे उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही, उच्च न्यायालय की कार्यवाही आप ऑनलाइन देख सकते हो। अब ये बहुत बड़ी बात है, अभी ये शुरू किया गया है। उसके बाद दोस्तों फिर कल बताएंगे कोलिजियम क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अब इसी बात पे हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों।